नमस्कार दोस्तों, उड़ान कैरियर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। एक्चुअली में क्या हुआ था कि कल इसमें आवाज नहीं आ पाई थी, जिस कारण से मुझे वापस से इस चीज को पढ़ाना पड़ रहा है। मैंने 1 घंटे का ऑलरेडी लेक्चर ले लिया था। अच्छा हुआ कि मैंने इस पीडीएफ को सेव कर लिया था। आज आपको सिर्फ समझाना पड़ेगा मुझे, ठीक है? तो चलिए ठीक है। हम लोग हिमालय कर रहे थे। हम गुड मॉर्निंग संजय। संजय जी, अगर वॉइस नहीं आएगी तो आप इंस्टेंट मुझे कॉल करिएगा, ठीक है? मैं यहाँ पे अगर किसी भी प्रकार की कोई भी अवरुद्धता आती है, आप हमें तुरंत कॉल करिएगा, ठीक है? इस बात को विशेष रूप से ध्यान देना है। बाकी मैं देखता रहूंगा, मैसेजेस देखता रहूंगा। ठीक है, ठीक है। वैसे मैंने सेटिंग कर दी है आवाज की, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। मैंने सेटिंग करवा दी है, सारी चीजें व्यवस्थित कर दी है। देखो, हम लोग कल ये टॉपिक वैसे कंप्लीट कर लिए थे, लगभग 1 घंटे चला है। तो अब आप परेशान मत होइएगा सारी चीजों को लेके। वापस से मैं इसको करूंगा, क्योंकि अब लिखना थोड़ा पॉसिबल नहीं था। तो मैंने सोचा कि ये हमारा ही लिखा है, ये हमारी ही सारी चीज लिखी है, हम आपको यहाँ पे समझा देते हैं ताकि आप व्यवस्थित तरीके से चीजों को याद करते चलें। क्योंकि देखो, याद तो करना ही है, समझना भी है। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हिमालय हम लोग पढ़ रहे थे। अब समझते चलना है। हिमालय पढ़ रहे थे। हिमालय में मैंने ये बताया कि भाई बहुत सारी चीज, थोड़ा मैं बैकग्राउंड से लेके चलूंगा, क्योंकि अब वो लिंक क्या होती है कि अपन को बैकग्राउंड से चलना ही पड़ेगा। देखो, हिमालय में मैंने ये बताया था कि भाई ये इसका आकार कैसा, धनुषाकार रूप में है, ठीक है? और इसका निर्माण मैंने ये सारी चीज बताई थी कि भूसन्नति में जो 33 अवसाद थे, उसमें पड़ने वाले बलन के कारण हुआ था। ये सारे पॉइंट मैंने बताए थे। फिर हमने ये सारी चीज बताई कि भाई हिमालय जो निर्माण हुआ, उस वो किस प्रकार की श्रृंखला है। एक तो नवीन वलित पर्वत है, दूसरी चीज युवा श्रृंखला है। ये सारे पॉइंट मैंने बताया था। और ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला भी है। ये सारी चीज मैंने यहाँ पे बताए थे। फिर यहाँ पे हमने बात बताया कि भाई हिमालय का विभाजन के बारे में बात की थी, जिसमें हमने बताया कि धरातली विभाजन कैसे होगा, दूसरी चीज प्रदेशी विभाजन कैसे होगा। धरातली विभाजन को कालक्रम के आधार पर भी हम बांट सकते हैं। जैसे हमने बताया था ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के बाद महान हिमालय, महान हिमालय के बाद मध्य हिमालय, मध्य हिमालय के बाद शिवालिक हिमालय, ठीक ना? ये अपने अलग अलग काल में भी बने हैं, इसलिए इसको कालक्रम के आधार पर विभाजित किया जा सकता है। जबकि प्रादेशिक विभाजन की बात हम करें, तो हमने प्रादेशिक विभाजन के आधार पर क्या पढ़ा कि भाई नदियों के आधार पर सिडनी बुरार्ड ने बांटा था। तो जैसे कि अपन बोल सकते हैं कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, ऐसे ही उन्होंने कुमायूं हिमालय, ऐसा उन्होंने बांटा है। अब हम लोग पर्टिकुलर ट्रांस यहाँ हिमालय के पोर्शन पार्ट ट्रांस हिमालय में पहुंच गए थे। और ट्रांस हिमालय को हमने बहुत सारी चीज समझ लिया था कि इसे 33 हिमालय भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्यों 33 हिमालय भी? क्योंकि इसका निर्माण 33 सागर के अवसादों के प्रक्रिया से हुआ था, और सबसे पहले यही बना था। दूसरी चीज, इसे तिब्बती हिमालय भी कहा जाता है, क्योंकि इसका विस्तार, अधिकांश विस्तार तिब्बत में भी है, इस कारण इसे तिब्बती हिमालय भी कहा जाता है। ये सारे पॉइंट हमने यहाँ पे देख लिए थे। अब देखो, आपको मिल जाएगा सारी चीजें। अब हम लोग पर्टिकुलर यहां पे पढ़ रहे थे, ट्रांस हिमालय के भाग को देख रहे थे। जैसे काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। क्या क्या मैं हमने देखा? काराकोरम देखा, लद्दाख और जास्कर। एक बात को आपको ध्यान रखना, इस ट्रांस हिमालय में भी अगर देखा जाए, सबसे पहले ये बना होगा काराकोरम, फिर कौन सा बना होगा? लद्दाख, फिर कौन सा बना होगा? जास्कर। अगर इनमें से सबसे ऐसे प्रश्न पूछे ट्रांस हिमालय का सबसे नवीन भाग कौन सा है, तो जास्कर। कौन सा भाग है? जास्कर। ट्रांस हिमालय का सबसे पुराना भाग कौन सा है? तो काराकोरम, क्योंकि यही सबसे पहले बना होगा। समझ रहे हैं ना? यही सबसे पहले, यही परत बनी होगी, फिर ये बनी, फिर ये बनी है। समझ रहे हैं इस बात को? तो इन पॉइंटों को भी आपको दिमाग में रखना। बाकी मैंने पिछले लेक्चर में सारी चीजें आपको बता दी है, ठीक है? इन बातों को विशेष रूप से प्लीज आपको ध्यान देना है। चलें आगे। अब हम आगे चलते हैं, आपको समझाते चलते हैं। देखो, यहां पे देखो, मैंने कल लिख दिया, हाथ से ही लिखा है सारी चीजें, तो आप परेशान मत होइएगा।
हम आपको सारी चीजें यहाँ पे याद कराते चलेंगे। एक्चुअली में कल वॉइस नहीं आई, बड़ा समझ रहे हैं ना, 1 घंटे का मेरा लेक्चर वापस से मैं आपको करा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। देखो काराकोरम, ये जो काराकोरम श्रेणी हम आपको ऐसे बताते चलते हैं, आपको याद भी करते हैं। देखो काराकोरम श्रेणी जो है ये भारत का सबसे उत्तरी भाग है, भारत का भी बोल सकते हैं। दूसरी चीज हिमालय का उत्तरी भाग है, ठीक है। तो ये जो काराकोरम श्रेणी है इसे कृष्णगिरी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कृष्णगिरी के नाम से। अगर हम इस काराकोरम श्रेणी का देखें तो इसका विस्तार कहां कहां है? इसका विस्तार भारत में तो है ही है, साथ में चाइना भी में है और पाकिस्तान में भी है, ठीक है। इसका कुछ विस्तार देखें। ये जो याद रखिएगा हिमालय का सबसे उच्चतम श्रेणी मानी जाती है, ठीक है। हिमालय का सबसे उच्चतम श्रेणी मानी जाती है, इस पॉइंट को भी आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। विशेष रूप से अगर यहां पे बात किया जाए, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू, गाडविन ऑस्टिन केटू, जिसे गाडविन ऑस्टिन के नाम से जाना, क्योंकि इसको गाडविन ऑस्टिन साहब ने खोजा था केटू को, ठीक है। 8,611 मीटर। ये कहां है याद रखिएगा? काराकोरम श्रेणी में। इस पॉइंट को भी देखो, आप ध्यान रखना, ये K2 पे भी अब ये K2 पे जब बनेगा प्रश्न 2 मार्कर से ज्यादा नहीं बनेगा, इस चीज को भी याद रखना। दूसरी चीज, आपके प्री के अकॉर्डिंग भी ये प्रश्न आपसे बन सकता है। ऐसा पूछेगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? ऑप्शन में देगा, देखो क्या ऑप्शन देगा। ऑप्शन में देगा ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक। तो आपसे तभी बनेगा जब आपको याद रहे कि अच्छा ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी में है, तभी जाके आप इस K2 को सही कर पाएंगे, नहीं तो आप गलती से महान हिमालय में लगा देंगे उत्तर को। समझ रहे हैं बात को? ये चीजें होती है, इस बात को विशेष रूप से ध्यान देना है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, इसे गाडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि गाडविन ऑस्टिन ने इसकी खोज की थी। और ये याद रखना, ये वर्तमान पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत आती है ये चोटी, ठीक है। इस पॉइंट को भी आपको दिमाग में रखना है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा इसी श्रेणी के अंतर्गत है। क्या मैंने बताया? काराकोरम जो दर्रा है इसी श्रेणी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। यहां इसकी ऊंचाई काफी है, यहां पर बर्फ हमेशा जमी रहती है, और यहां पे कई बड़े बड़े ग्लेशियर पाए जाते हैं भारत के। जैसे देखें सियाचिन ग्लेशियर, बाल्टोरा ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर, ठीक है। कौन कौन से पॉइंट? सियाचिन, बाल्टोरा और बियाफो। ये जो सियाचिन ग्लेशियर है ये लगातार चर्चा में रहता है। यहां ये एक विवादित क्षेत्र भी है, लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार विवाद की स्थिति यहां पे रहती है। सियाचिन ग्लेशियर में भी याद रखिएगा। दूसरी चीज बाल्टोरा और बियाफो ग्लेशियर, यहां पे बहुत सारे बड़े बड़े ग्लेशियर पाए जाते हैं। और ये जो सियाचिन ग्लेशियर है भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, इस पॉइंट को भी आपको दिमाग में रखना है। ये वाला क्षेत्र यहां पे देखो, ये भारत का पश्चिमी बेल्ट है। क्या मैंने पॉइंट बताया? इस बात को यहां पे देखें, जैसे ये वाला हिस्सा ध्यान रखें, समझिए इस पॉइंट को, ये समझना बहुत जरूरी है। ये वाले हिस्से में काराकोरम है, ये वाले हिस्से में, समझ रहे हैं ना। और ये वाला हिस्सा तो भारत का पूर्वी वाला बेल्ट कहलाया, ये पूर्वी कहलाया, और ये इधर का हिस्सा पश्चिमी कहलाया, ये वाला बेल्ट। और ये वाला पूरा हिस्सा पूर्वी कहलाया, इधर पश्चिमी। अब आपको पता है कि यहां पे अत्यधिक ऊंचाई है इस वाले बेल्ट में, इस वाले हिस्से में, पूर्वी वाले हिस्से में। और यहां पे ऐसा छतनुमा पहाड़ी पाई जाती है, जिसके कारण हवाएं रोक कर क्या कर देता है, यहां पे वर्षा अत्यधिक मात्रा में हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे पश्चिम की ओर मानसून आएगा, उसकी वजह से क्या होगा, यहां पे आर्द्रता नहीं रहेगी पश्चिम में, जिसके कारण यहां पे अगर देखा इस वाले बेल्ट में वर्षा बहुत कम मात्रा में होती है, ठीक है। इन पॉइंटों को भी आपको दिमाग में रखना है। तो वर्षा जब बहुत कम मात्रा में होगी, इसका मतलब ये क्षेत्र शुष्क की स्थिति में रहता है। मतलब समझ रहे ना, यहां पे हमेशा वर्षा, यहां पे क्या होता, पानी की मात्रा मतलब वर्षा बहुत कम होती है इस वाले बेल्ट में। कहां पे? इस वाले बेल्ट में, पश्चिमी वाले बेल्ट में। ध्यान रखना, यहां पे एक तरह की अपन ये बोल सकते हैं
शुष्क क्षेत्र निर्मित हो जाता है। दूसरी चीज याद रखना, यहाँ पे ठंडा मरुस्थल, मतलब एक, अब जब पानी नहीं है तो एक तरह के मरुस्थल टाइप में भी कुछ 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 जगह यहाँ पे घाटियों में अगर देखा जाए तो मरुस्थल जैसे दिखता है, मतलब किसका मरुस्थल, बर्फ का मरुस्थल दिखता है, ऐसा भी ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमेशा बर्फबारी रहती है, ध्यान रखिएगा, ये भी पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। इसी सियाचिन से नुब्रा नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी? नुब्रा नदी, जो नुब्रा और इसी के आसपास से श्योक नदी भी निकलती है, ये जाकर आगे चलकर सिंधु नदी में मिल जाती है, ध्यान रखिएगा। यहीं पे सियाचिन के पास ही नुब्रा घाटी है, सियाचिन के पास ही नुब्रा घाटी है, ये भी पॉइंट आपको एटलीस्ट दिमाग में रखना है, ये सारे बिंदु आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। चलें आगे, आगे बढ़ते हैं। अब देखें यहां पे, तो हमने यहां पे ये सारी ग्लेशियर भी देख लिया, नदियां भी देख ली, और भारत का सबसे ऊंचा दर्रा भी देख लिया। ये सारे पॉइंट हमने यहां पे एटलीस्ट दिमाग में रख लिए हैं। अब देखें यहां पे लद्दाख वाला बेल्ट, देखो लद्दाख वाला क्षेत्र अगर हम देखें, देखो इसका विस्तार अगर हम देखें मुख्य रूप से भारत और चाइना वाले बेल्ट में देखने को मिलता है। कहां पे? कुछ विस्तार इसका चाइना में भी देखने को मिलता है। सर्वोच्च चोटी की अगर यहां पे बात करें तो राकापोसी, और राकापोसी दुनिया की ऐसी चोटी है जो कि तीव्र ढाल वाली चोटी है। कैसी चोटी है? तीव्र ढाल वाली चोटी है। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। तो याद रखना, तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है? राकापोसी है। इस पॉइंट को भी आपको दिमाग में रखना है। यह जास्कर और काराकोरम श्रेणी के बीच, मैंने बताया था कि ये जो लद्दाख है ये काराकोरम और जास्कर के जस्ट बीच में है। मैंने ये पॉइंट आपको बताए थे। किसके किसके बीच है? काराकोरम और जास्कर के बीच कौन सा श्रेणी है? लद्दाख श्रेणी है। इस पॉइंट को भी आपको हमने सारी चीजें यहां पे बताई थी। इन पॉइंटों को भी आपको दिमाग में रखना है। तो किसके किसके बीच है? याद रखिएगा, जास्कर और काराकोरम श्रेणी के बीच स्थित है, ध्यान रखिएगा। इसका भी निर्माण जिस तरह काराकोरम श्रेणी का निर्माण हुआ है विवर्तनिक घटनाओं के द्वारा, उसी तरह यहां पे भी इसका भी निर्माण विवर्तनिक घटनाओं के द्वारा हुआ है। और ये भी काफी ऊंचा क्षेत्र है, और यहां पे भी वर्षा की मात्रा बहुत कम मात्रा में होती है। तो आपने सुना होगा कि लद्दाख का मरुस्थल है यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे 50 से 75 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा नहीं होती। जैसे अपन बोल सकते हैं राजस्थान के मरुस्थल में लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है, सेम हेयर यहाँ पे भी ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। तो यहाँ पे भी बहुत कम वर्षा होती है, जिसके कारण यहाँ पे इस क्षेत्र में शुष्क मरुस्थल क्षेत्र विकसित हुआ है। मतलब यहाँ पे शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र विकसित हो गया है, ध्यान रखिएगा। और यहीं पे लद्दाख मरुस्थल भी है, और एक तरह के ये शीत मरुस्थल, क्योंकि यहाँ पे बर्फबारी तो हो ही रही है। कैसा मरुस्थल है? शीत मरुस्थल है, ठीक है। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। यहां पे कुछ बात करें कि यहां पे एक दर्रा पाया जाता है खारदुंगला, और ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा दर्रा है। लेकिन एक बात पॉइंट आपको और बता रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि काराकोरम भारत का सब, जो काराकोरम दर्रा है वो पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत आता है। लेकिन भारतीय सीमा पर अगर देखा जाए पूरी तरह से, जो पाक अधिकृत कश्मीर में नहीं आता वो खारदुंगला दर्रा है। अगर ऐसा पूछे कि भारतीय सीमा पर स्थित भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो खारदुंगला। ऑल ओवर तो सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा। इस बात को भी ध्यान रखना। और खारदुंगला दर्रा कहां पे है? लद्दाख वाले बेल्ट में है। इस पॉइंट को भी आपको दिमाग में रखना है। ये सारे पॉइंट आपको एटलीस्ट दिमाग में रखना। और एक चीज याद रखना, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल यही लेह लद्दाख है। लेह लद्दाख जो है विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। यहाँ पे ये पॉइंट आपको ध्यान रखना ही है। ये सारे पॉइंट आपको एटलीस्ट दिमाग में रखना है। तो आपको क्या क्या पॉइंट यहाँ पे याद रखना है लद्दाख में? एक तो विस्तार मुख्यतः भारत और कुछ विस्तार चाइना में है, ठीक है। सर्वोच्च चोटी की बात करें तो राकापोसी है, जो तीव्र ढाल वाली चोटी है। कैसी चोटी है? तीव्र ढाल वाली। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना। मैंने बताया आपको कि किसके किसके बीच स्थित है? जास्कर और काराकोरम श्रेणी के मध्य स्थित है। किसके बीच स्थित है? जास्कर और काराकोरम श्रेणी के मध्य स्थित है। यह भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगर हम निर्माण की बात करें विवर्तनिक घटना के परिणाम स्वरूप, किसके बाद बना होगा? मैंने आपको जस्ट बताया था कि काराकोरम के बाद ही यह बना होगा, ना कि काराकोरम के पहले बना होगा।
काराकोरम के जस्ट बाद बना होगा, ये इस पॉइंट को भी आपको दिमाग में रखना है, ठीक है, ये बात आपको दिमाग में रखना है। आगे देखें यहां पे कि ये ध्यान रखना है, यहां पे एक दर्रा फेमस है, खारदुंगला दर्रा, जो कि याद रखना भारत का दूसरा सबसे ऊंचा दर्रा है, ध्यान रखिएगा। और यहीं पे लेह और लद्दाख प्रमुख स्थल है। कौन सा? लेह और लद्दाख प्रमुख स्थल है, इस पॉइंट को भी याद रखना है। सारी चीजें यहां पे आपको दिमाग में रखना है। एक चीज और बताए थे, लद्दाख और जास्कर के बीच से सिंधु नदी यहां से प्रवाहित होती है। लद्दाख और जास्कर के बीच से सिंधु नदी प्रवाहित होती है, ध्यान रखिए। इसका मतलब लद्दाख के दक्षिण से कौन सी नदी निकलती है, प्रवाहित होती है? सिंधु नदी प्रवाहित होती है, ध्यान रखिएगा। यह भी पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। अब यहां पे देखें जास्कर, जास्कर श्रेणी को देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखो यहां से प्रश्न आते ही हैं, ये जो ट्रांस हिमालय हम लोग पढ़ रहे हैं ना, यकीन मानिए इतना जितना मैंने आपको लिख की सारी चीज बताई है, ऑल ओवर आपसे 10 मार्कर भी ट्रांस हिमालय बनेगा प्रश्न, और आराम से कर जाएंगे। इतना पॉइंट आपके पास है ना, आराम से देखो आपके पास कैसे कैसे पॉइंट है, इस बात को ध्यान रखो। देखो मैंने पर्टिकुलर ट्रांस हिमालय का परिचय भी दिया था इसके पहले वाले टॉप उसमें। दूसरी चीज हमने फिर इनकी श्रेणियों को बताना चाह, अब ये बताइए काराकोरम में इतने पॉइंट हैं, क्या इतने पॉइंट समझ रहे हैं ना? पर्टिकुलर अगर काराकोरम 7 नंबर में आ जाए ना, तब भी आप डील कर लोगे 7 नंबर में, ठीक है ना, तब भी आप इसको डील कर पाओगे 7 मार्कर में। दूसरी चीज, आपके प्री के फैक्ट गलत नहीं। इस मेंस पढ़ना क्यों जरूरी है? मेंस इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे खासे हो जाएंगे, और दूसरी चीज जो प्री के फैक्ट हैं वो भी कवर होते जाएंगे। आप लोग क्या करते हैं, उल्टी पढ़ाई करते हैं। उल्टी पढ़ाई का मतलब यह है कि भाई पहले प्री पढ़ेंगे, हाँ काराकोरम भारत का सबसे ऊंचा है, ये पढ़ना चालू कर दिए, उपनाम कृष्ण जी। लेकिन जब आप मेंस लेवल के पढ़ोगे ना, तो आप सिस्टमैटिक वे में पढ़ोगे। अगर मैं प्री के लेवल का पढ़ाता आपको, तो पता क्या करता, बस ऐसे बता के चला जाता कि इसको उपनाम कृष्णगिरी, ये भारत का सबसे ऊंची श्रेणी है, बस एक दो पॉइंट और बता के साइड हो जाते। समझ रहे हो ना, फैक्ट वाले पॉइंट। इन बात फिर ये बहुत सारी चीजें एकदम से वो ऐसे ना बताते सिस्टमैटिक वे में, ये चीजें होती है। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना, इसलिए मेंस पढ़ना बहुत जरूरी है। मेंस पढ़ो और उनके प्री के फैक्ट को भी सजोते चलो। अब जैसे इसमें प्री के फैक्ट कैसे, देखो ऐसे पूछेगा, समझो कैसे फैक्ट कि काराकोरम श्रेणी को किस उपनाम से जाना जाता है। यहां पे दे देगा कृष्णगिरी ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन दे देगा रामगिरी, तीसरा ऑप्शन राहुल गिरी, चौथा ऑप्शन ऐसे कुछ भी दे देगा। तो इसको किस नाम से जाना जाता है? कृष्णगिरी के नाम से। अब तभी बनेगा जब आप एकदम सिस्टमैटिक वे में पढ़ रहे हैं। दूसरी चीज पूछ लेगा कि केटू किस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है, अगर प्री के हिसाब से पूछे, वो तभी बनेगा। देखो आप सिस्टमैटिक वे में जब पढ़ोगे तभी बनेंगे ये सारी चीजें। आप सोचो कि बस फैक्ट फैक्ट पढ़ के सारी चीज और समझोगे नहीं इतना, तो कॉन्सेप्ट वाले प्रश्न नहीं बनेंगे। अब जैसे पूछ लेगा कि देखो प्रश्न मैं एक बना देता हूं आपके लिए, थोड़ा सा आज आपको एक ट्रायल दिखाता हूं कि कैसे प्रश्न आजकल आयोग बनाना चालू किया है। वो जरूरी है आपको दिखाना, नहीं तो आपको आपके मन में भ्रम पैदा रहेगा हमेशा के लिए। जैसे मान लीजिए प्री के, मैं आपका प्री क्यों रुकता है? प्री रुकने का सबसे बड़ा रीजन पता है क्या? आप लोग सिर्फ प्री के हिसाब से पढ़ते हैं। सबसे बड़ा रीजन यही है, आपको दुखदाई क्यों देता है ये प्री। प्री आपको याद रखना, प्री इतना आसान नहीं है। अब गया जमाना, अब वो उस तरह का प्री नहीं पूछता। अब आपको दिल से पढ़ना पड़ेगा। दिल से मतलब आपको मेंस लेवल पे चीजों को रखना पड़ेगा। मेंस के हिसाब से पढ़ो, और उससे संबंधित जितने भी प्री के फैक्ट हैं वो सारे कवर करते चलो, ठीक है। वो प्री के फैक्ट आपको मेंस में भी जोड़ने में काम आएंगे, क्योंकि याद रखना मेंस जितना अच्छा कर लोगे ना, आपका प्री के कॉन्सेप्चुअल जो प्रश्न है वो भी गलत नहीं होंगे। देखो कैसे, समझो। जैसे मान लीजिए मैं आपसे प्रश्न एक देता हूं, काराकोरम श्रेणी के संबंध में क्या असत्य है, क्या असत्य है? आप क्या करते हैं, आप दूसरी दुनिया में खोए रहते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, इसलिए आपसे प्रश्न नहीं बनते, क्योंकि आप सोचते हैं कि पहले प्री करूंगा फिर जाके मेंस करूंगा, कभी सिलेक्शन नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि यार आपको कम से कम 8 से 7-8 महीने आपको मेंस से देना पड़ेगा। अब जैसे प्रश्न यहां पे देखो क्या बनेगा, जैसे मान लीजिए कौन सा असत्य है। अब देखो मैं आपको प्रश्न दिखाता हूं, नंबर 1,
यह क्षेत्र अत्यधिक ऊंचा है, ऊंचा है। दूसरा, यहां भारत की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा स्थित है, कंचनजंगा स्थित है। तीसरा ऑप्शन देखो, यहां यहां भारत का सबसे ऊंचा दर्रा स्थित है, स्थित है। ठीक है, अब मैंने नाम नहीं लिया काराकोरम दर्रा का, इसीलिए नहीं लिया ताकि आपको जब फैक्ट पता रहेंगे तब जाके आप सही करोगे। चौथा, यह यहां वर्षा की उपलब्धता अत्यंत कम मात्रा में है, अत्यंत कम मात्रा में है। अब ये तभी आपसे बनेंगे जब आप मेंस लेवल का पढ़े रहोगे, नहीं तो आप हुलुलुलु हो जाओगे इन प्रश्नों में, सच बता रहा हूं। अब देखो कैसे, अब देखो यहां पे देखो, काराकोरम श्रेणी के संबंध में क्या सत्य है। यह क्षेत्र अत्यधिक ऊंचा है, ये तभी आपसे बनेगा। हाँ, यह अत्यधिक ऊंचा है, बिल्कुल ऊंचा है, अत्यधिक ऊंचा। मैंने बताया था कि हिमालय का ये क्या है, जो श्रेणी अत्यधिक ऊंची श्रेणी है, तो ये तो पॉइंट सही हो गया, ये तभी बनेगा जब आपके कॉन्सेप्ट सही है। दूसरी चीज, यहां भारत की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा, मैंने क्या पढ़ाया यहाँ पे, गार्डविन ऑस्टिन केटू पढ़ाया, तो ये तो पॉइंट कभी होगा ही नहीं। कंचनजंगा यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पे तो नहीं है ना कंचनजंगा, मैंने तो आपको केटू पढ़ाया यहाँ पे। ठीक है, इस चीज को काराकोरम वाले हिस्से में, तो ये पॉइंट गलत है। तीसरा, यहां भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, बिल्कुल है ऊंचा दर्रा, मैंने बताया था काराकोरम दर्रा, तो ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। ठीक है, तीसरी चीज, यहां वर्षा की उपलब्धता अत्यंत कम है, बिल्कुल उपलब्धता, क्योंकि पश्चिमी हिमालय में आते आते वर्षा की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि उस पर आर्द्रता बची ही नहीं रहती है। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखना, तो ये भी सही है। ठीक है, तो इन बातों पे आपको फोकस करना है। अब जैसे एक मेंस का प्रश्न यहां पे बताता हूं, ताकि आपके दिमाग की जो ताले हैं ना वो खुल जाना जरूरी है। देखो ऐसे पूछेगा, मान लो 2 मार्कर में पूछ दिया, के2 दे दिया, सिर्फ के2 दे दिया 2 मार्कर में। अब ये तभी लिख पाओगे ना यार, के2 के बारे में कब कैसे लिख पाओगे, ये तो बता पाओगे कि देखो ये के2 किसका हिस्सा है, किसमें है, आप ही बता दो। दूसरी चीज, कहां अवस्थिति है, और इसकी ऊंचाई भी लिख सकते हो। और दूसरी चीज, विशेष भी पॉइंटर बता दोगे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची, लिख दोगे पॉकेट कश्मीर के अंतर्गत आती है। ये तभी लिख पाओगे जब आपको पॉइंट याद है। दूसरी चीज, यहां से और क्या प्रश्न पूछ लेगा, काराकोरम के बारे में 2 मार्कर पूछ लेगा, काराकोरम। ठीक है, यहां से ऐसे प्रश्न पूछ लेगा। दूसरी चीज, काराकोरम श्रेणी पर चर्चा करें, कितने नंबर में पूछ लेगा, 7 मार्कर में। मैंने इतने पॉइंट आपको बताए कि आराम से आप 7 मार्कर लिखोगे। दूसरी चीज, मैप भी बना दोगे, समझ रहे ना। आप ज्यादा के चक्कर में इधर उधर मत भागो। आपका क्या दिमाग है कि बस यहां से भी ले लूं, वहां से भी ले लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे, इस बात को याद रखना। इसलिए थोड़ा सा सिस्टमैटिक जंग होके एक जगह फोकस्ड हो जाओ, आपका सिलेक्शन होना निश्चित है। ठीक है, चलो अब हम आपका समय व्यर्थ नहीं करेंगे, ये समय व्यर्थ भी नहीं किए हैं, एक्चुअली मैं आपको बताए हैं कि इस तरह इस लेवल के आजकल आयोग प्रश्न बनाना चालू कर दिया। आयोग अब दिमाग से प्रश्न बना रहा है, जाने दीजिए। जब पहले कभी बनाता था कि वन लाइनर फैक्ट टाइप में बना देता था कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अब वो गया जमाना, अब वो थोड़ा सा ट्रेंड चेंज कर रहा है। अब ये देख लिया कि राजस्थान पीसीएस कैसा पूछ रहा है, यूपी पीसीएस कैसा पूछ रहा है, यूपीएससी कैसा पूछ रहा है, उस लेवल के प्रश्नों को डिजाइन कर रहा है अब। और धीरे धीरे, और समझ रहे हैं ना, उसी से बनेंगे प्रश्न जो पढ़ता है। मैं नहीं कहता कि नहीं बनेंगे, जिससे जो पढ़ेगा ना उसी से बनेंगे प्रश्न, सीधी सी बात। और होना भी चाहिए ऐसा, ऐसा होना भी चाहिए, ये मेरा भी मानना है कि जो पढ़े उसी को लाभ मिले, नहीं कि ना कि बस लूसेंट पढ़े। नो डाउट लूसेंट बहुत इंपॉर्टेंट, लूसेंट आपके लिए पता है क्या है, वरदान है। हकीकत में पढ़ना भी चाहिए लूसेंट, लेकिन आप लूसेंट बस पढ़ के सिलेक्शन नहीं ले पाओगे एकदम से, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर हो पाएंगे, क्योंकि उसमें फैक्चुअल चीजें हैं,
समझ रहे हैं ना बात को? इन बातों को आपको दिमाग में रखना प्लीज। चलो आगे, समझा दिया, और समझना जरूरी है आपको ये सब चीजों को। अब देखो जास्कर, अब देखो ये बताओ, खुद सोचो, मैंने लद्दाख में इतने पॉइंट बताए हैं, डायग्राम बताओगे, महत्व बताओगे, तो आप 7 मार्कर पहली बार लद्दाख भी कर लोगे। पहली बात देखो, ऐसा पूछता भी देखो, ऑल ओवर पूछेगा, जैसे 10 मार्कर में आपसे पूछ सकता है ट्रांस हिमालय के बारे में। ऑल ओवर आपसे 7 मार्कर काराकोरम भी पूछ लिया। अब मान लो बाय दफे पूछ लिया बड़े लेवल के, सोचा कि काराकोरम के बारे में मैं इनसे 10 मार्कर पूछूं, तो भी आप बढ़ा पाओगे पॉइंटों को। आप सिस्टमैटिक वे में जब उत्तर लेखन करोगे ना, अब जब इतने आपके पास पॉइंट है ना ऑलरेडी, फिर उस पॉइंट को एक्सपॉन्स कर पाओगे, सारी चीजों को कर पाओगे। लेकिन जब आपके पास पॉइंट ही नहीं है ना, जब आपके पास दिमाग कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, तो आप नहीं कर पाएंगे ये सारी चीजों को। ठीक है, टफ टास्क होगा। अब आगे बढ़ें, जास्कर देखें, इसको देख, अब देखिए खुद सोचिए, इतने पॉइंट, अगर मान लीजिए 2 मार्कर आ जाए जास्कर, तो आप तो इसमें से 3 पॉइंट आप उठा लो, 3 से 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या, सारे इंपॉर्टेंट ही है, सारे एकदम सिस्टमैटिक वे में सारी चीजें हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्या करो, 7 मार्कर अगर पूछ ले तो आप डायग्राम उग्राम तो बनाओगे ना। आप जब तक डायग्राम नहीं बनाओगे तो कैसे नंबर दे देगा। दूसरी चीज, सिस्टमैटिक वे में सारी चीज लिखोगे। देखो आपको इतने पॉइंट कम होते हैं, नहीं होते कम, आप अगर सिस्टमैटिक वे में करोगे। चलो, इसलिए इसको ऐसा पढ़ो, मैं बता रहा हूं जो कोर सब्जेक्ट है ऐसा पढ़ो कि आपके प्री और मेंस दोनों के प्रश्न बने। अब बनेंगे, जो समझदार स्टूडेंट होता ना, वो मेंस को ही टारगेट करता है, ना कि डायरेक्ट अभी से प्री टाइप में पढ़ना चालू कर। प्री टाइप में नहीं पढ़ना, प्री मतलब मेंस पढ़ो, उससे संबंधित जितने भी प्री के फैक्ट बनते हैं उन सबको कवर करो, तभी आपकी भलाई भी है। चलो आगे, यहां पे जास्कर श्रेणी देखो, देखो जास्कर निर्माण याद रखना, इसका भी विवर्तनिक घटना के परिणाम स्वरूप हुआ, और लद्दाख के बाद इस श्रेणी का निर्माण हुआ। मैंने बताया था ना, पहले काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर। इसका विस्तार भी भारत और चाइना में। लद्दाख महान, ये किसके किसके बीच स्थित है, लद्दाख जो है, सॉरी जास्कर जो है लद्दाख और महान हिमालय के बीच स्थित है। इसके जस्ट नीचे ये महान हिमालय है ना, ग्रेट हिमालय। और याद रखना, जास्कर श्रेणी और ग्रेट हिमालय के बीच भी फॉल्ट पाया जाता है, ध्यान रखिएगा ये सारी चीजें। ठीक है, ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। तो कौन सा, क्योंकि ये पूरा हिस्सा जास्कर तक तो ट्रांस हिमालय कहलाएगा, और ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बाद बीच कौन सा सचर जोन पाए जाते हैं, इंडो सांगपो सचर जोन बोला जाता है। इस पॉइंट को भी आपको दिमाग में रखना है। बर्फ बर्फ भर यहां पे जमी रहती है, यहां पे भी जमी रहेगी ना यार, बर्फ भर। जोजिला दर्रा यहीं पे है, इसी वाले पोर्शन में श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। किसको जोड़ता है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। इस पॉइंट को भी आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको प्लीज याद रखना। यहां पे काफी ऊंचाई पर बहुत सारे वन पाए जाते हैं, जिन्हें पर्वतीय वन कहा जाता है। मुख्य रूप से शंकुनुमा वन पाए जाते हैं, कोणधारी वन पाए जाते हैं, जैसे देवदार, स्प्रूस, ऐसे टाइप में वन, चीड़, ऐसे टाइप में वन पाए जाते हैं। समझ रहे हैं ना, ऐसे वन यहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, इस बात को भी, शंकुधारी क्यों पाए जाते हैं उसका रीजन देखो, ऐसे ये वन ऐसे टाइप में है क्योंकि यहाँ पे ऐसा जलवायु दशाएं हैं कि ऐसे ये ऐसे पाए जाते हैं, क्योंकि यहां से जब बर्फबारी होती है, अगर ऐसे पाए जाएंगे, मान लीजिए ऐसा पत्ता है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे बर्फ रुक जाएगा इस वाले बेल्ट में। लेकिन यहाँ पे बर्फ ऐसे गिरता है, बर्फ ऐसे ही ना गिरेगा। यहाँ की ऐसी दशाएं हैं कि पौधे जो उसके वो पत्ते होते ऐसे होते हैं। इस चीज को भी ध्यान रखना है। चलो आगे, आगे बढ़ो। लद्दाख व जास्कर से के बीच से सिंधु नदी प्रवाहित होती है। लद्दाख और जास्कर के बीच से सिंधु नदी प्रवाहित होती है। इस पॉइंट को भी आपको एटलीस्ट दिमाग में रखना है। ये सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। अब देखो, महान हिमालय हम लोग पढ़ते हैं। कौन सा हिमालय, महान हिमालय को भी हम देखते हैं। इन पॉइंटों को भी आपको देखना है। महान हिमालय देखो, महान हिमालय याद रखना, इसे आंतरिक हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, इसे केंद्रीय हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे हिमाद्री हिमालय के नाम से, क्योंकि यहाँ पे
लगातार बर्फबारी रहती है और बहुत ज्यादा बर्फ की चादरें रहती हैं, ठीक है ना, बहुत ज्यादा बर्फबारी होता है, भयंकर रूप से बर्फबारी होती है। तो इसे हिमाद्री हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसे आंतरिक हिमालय के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ग्रेट हिमालय तो बोलेंगे ही, केंद्रीय हिमालय के रूप में भी जाना जाता है। ये सारे पॉइंट ध्यान रखना। इसका भी निर्माण ट्रांस हिमालय के जस्ट बाद हुआ है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि जास्कर श्रेणी पुरानी है कि महान हिमालय पुरानी है, तो आप बताना जास्कर श्रेणी, क्योंकि जास्कर श्रेणी तो हिमालय ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, याद रखिएगा। तो महान हिमालय याद रखिएगा, इसका निर्माण विवर्तनिक घटनाओं के कारण हुआ है। कैसे हुआ है? विवर्तनिक घटना के परिणाम स्वरूप इयोसीन काल में हुआ है, इयोसीन, ठीक है, टाइम पीरियड था उस टाइम, इयोसीन में हुआ था ये सारी चीजें। अब देखो यहाँ पे विस्तार अगर देखें तो इसका विस्तार भारत, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, थोड़ा सा हिस्सा पाकिस्तान वाले बेल्ट में भी लग जाता है, थोड़ा सा। तो मुख्य रूप से इनका विस्तार भारत, चाइना, नेपाल, भूटान और म्यांमार तक फैला हुआ है। ये पूरी पर्वत ऐसी श्रृंखला फैली हुई है, ठीक है। और याद रखना ये सतत रूप से फैली हुई है। कैसी सतत? मतलब यहाँ पे उतना ज्यादा ये वो नहीं है, कटी फटी नहीं है उतनी, मतलब एकदम सतत रूप से फैली है, ध्यान रखिएगा। और याद रखना, ये भी याद रखना, अवसादी चट्टानों से बना है। हिमालय जो है मैक्सिमम अवसादी चट्टानों से ही बना है। इसके अब क्योंकि 33 अवसाद यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को भी। विस्तार यहां पे देखो, अवस्थिति देखो, ट्रांस हिमालय और मध्य हिमालय के बीच स्थित है। ट्रांस हिमालय व मध्य हिमालय के बीच स्थित है। कौन सा हिमालय स्थित है? महान हिमालय स्थित है, ध्यान रखिएगा ये भी पॉइंट, क्योंकि इसके जस्ट नीचे, ग्रेट हिमालय के जस्ट नीचे मध्य हिमालय है। ग्रेट हिमालय के जस्ट नीचे मध्य हिमालय है, मिडिल हिमालय है, ध्यान रखिएगा, जिसे लघु हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। फिर हम अगर आगे पॉइंट देखें, विशेष कुछ पॉइंट देखें, इस श्रृंखला में विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां पाई जाती है, जैसे कामेत, त्रिशूल, मकालू, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये सब इसी पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती हैं, किसके? महान हिमालय के अंतर्गत आती हैं। तो ध्यान रखना कि जो महान हिमालय है, यहां पे विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां पाई जाती है, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, बहुत ऊंचा है, ऊंचाई पर स्थित है। कंचनजंगा बहुत ऊंचाई पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। मकालू हो गया, त्रिशूल हो गया, ये सब बहुत ऊंचाई पर स्थित पर्वत श्रृंखला है, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। तो इसी के अंतर्गत आती हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये भी पॉइंट आपको दिमाग में रखना। इसे माउंट एवरेस्ट को सागर माथा, चेमालुंगमा भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ये जो कंचनजंगा है, ये भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। और याद रखना, ये महान हिमालय में, ध्यान रखिएगा, भारतीय सीमा पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी जो केटू है ना, वो क्या पॉक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंतर्गत आती है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। भारतीय सीमा पर स्थित कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? कंचनजंगा, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें, यहाँ कई हिमनद भी यहाँ पे भी पाए जाते हैं। क्यों हिमनद पाए जाते हैं? क्योंकि अत्यधिक ऊंचाई पर यहाँ पे बड़े बड़े ग्लेशियर पाए जाते हैं, और उन ग्लेशियरों से नदियों का भी उद्गमन हो रहा है लगातार। नदियां वहां से नदियों से को जल भी प्राप्त हो रहा है, वहीं से उद्गमित हो रही है, जैसे गंगोत्री हिमनद, यमुनोत्री हिमनद, मिलाम हिमनद, ये सारे हिमनद यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इस पॉइंट में ध्यान रखिएगा, सतत रूप से विस्तारित मैंने ये पॉइंट बता दिया है, ठीक है। अगर दर्रे की बात किया जाए तो यहाँ पे बहुत सारे दर्रे पाए जाते हैं जो कि चाइना को मार्ग प्रशस्त करते हैं, इस साइड म्यांमार को भी मार्ग, क्योंकि इसका विस्तार जो है पूर्वोत्तर हिमालय के रूप में भी है। जैसे पटकोई बुम वाला क्षेत्र हो गया, और नागा हिल्स हो, नागा पहाड़ी हो गया, और कौन सा हो गया, मिजो हिल्स हो गया, ये इसी का विस्तार माना जाता है, यही मुड़ा हुआ भाग है आगे चलकर, ठीक है। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना, आगे हम पढ़ेंगे इस सारी चीजों को। यहां पे हम देखें, और दर्रे में अगर देखें तो यंगाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश वाले बेल्ट में, यहीं से यंगाप दर्रे से होके ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, इस बात को भी याद रखिएगा। नीति दर्रा, माना दर्रा, जलेपला दर्रा, ये सारे दर्रे इसी वाले बेल्ट में पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां पे भी अगर हम देखें, काफी ऊंचाई है, जिसके कारण यहां पे भी शंकुधारी वन देखने को मिलते हैं, जैसे देवदार, स्प्रूस, ये सारे वन यहां पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये भी पॉइंट आपको एटलीस्ट दिमाग में रखना है। ये मैंने बताया था कंचनजंगा कहां पे है, माउंट एवरेस्ट, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे देख लिया था।
अब यहाँ पे कुछ और चोटियां देखें, यहीं पे केदारनाथ बद्रीनाथ पहाड़ी भी है, इसी वाले बेल्ट में है। कहाँ पे? यहीं पे है, महान हिमालय वाले बेल्ट में केदारनाथ बद्रीनाथ भी है। इसके पूर्व में अत्यधिक वर्षा एवं पर्याप्त जल विविधता, बिल्कुल एग्जैक्ट मैंने बताया था कि जो महान हिमालय है उसके पूर्वी वाले बेल्ट में अत्यधिक वर्षा पाई होती है, ठीक है, और यहाँ पे अत्यधिक मात्रा में जैव विविधता भी पाई जाती है। अच्छी, और याद रखना यहाँ पे अवसादी चट्टान है, यहाँ पे खनिजों का भी प्रचुर भंडार देखने को मिलता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश वाले में पेट्रोलियम देखने को मिल जाता है उनकी घाटियों में, ठीक है, इन चीजों को ध्यान रखना है। कोयला भी देखने को मिल जाता है थोड़ा सा कुछ हिस्सों में, ठीक है। ऐसा इस वाले पूर्वी वाले बेल्ट में अपन देख सकते हैं कुछ हिस्सों में और अन्य अदर खनिज देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके क्या जमाव है, अच्छे खासे जमाव हैं इस वाले बेल्ट में। ये भी पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच एमसीटी पाया जाता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट पाया जाता है। कौन सा थ्रस्ट? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ये भी सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। तो हमने हिमालय में महान हिमालय को देख लिया है। अब हम लोग कल इसको देखेंगे, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय और पूर्वोत्तर श्रेणियों को देख लेंगे, प्लस किसको देखेंगे? प्रादेशिक विभाजन को भी देख लेते हैं, क्योंकि वो भी वहां से प्रश्न आते हैं। और ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये जो ये ऐप में चल रही है सारे टॉपिक, इसको हम यूट्यूब में भी प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो आप लोग देखें और नोट्स बनाएं, और जिनको ये सारी पीडीएफ चाहिए, जो ऑनलाइन वाले हैं स्टूडेंट, जो ऑनलाइन के स्टूडेंट हैं, जिनको भी ये सारी पीडीएफ चाहिए, वो दिए गए नंबर पर मैसेज कर लेंगे और उनको ये पीडीएफ दे दी जाएगी। दूसरी चीज, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा। उड़ान कैरियर एकेडमी आप सभी के लिए हमेशा उड़ान भरने की तैयारी में रहता है, और इसलिए आप लोग उड़ान भरिए, सही जगह पढ़िए, सही चीजों का चयन करिए। देखिए, हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, आप एक अच्छे प्रशासक बनेंगे, इस बात को भी ध्यान रखना। मैं यही समझूंगा कि आप एक अच्छे प्रशासक बनेंगे, और अच्छे प्रशासक तभी बन पाएंगे जब आप सही दिशा में पढ़ेंगे, नहीं तो फिर प्रशासक बनना बहुत चैलेंजिंग होगा आपके लिए। इसलिए प्रशासक बनने के लिए उड़ान कैरियर एकेडमी एक ऐसी संस्थान है, सच बता रहा हूं, आप एक बार यहां आइए और यहां से कुछ न कुछ आप लेके ही जाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्योंकि मैं और सर दोनों लोग आप लोगों के लिए प्रतिबद्ध हैं, इसलिए आप लोग इस चीज को जरूर ध्यान दें और हम लोग अच्छा करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।